हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम मुगल काल से संबंधित जो कॉन्सेप्टिव प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे प्रश्न जो किताब में हमें नहीं मिलते लेकिन प्रश्न देखने को मिलते हैं, और प्रश्नों में हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि किसी किताब में कोई आंसर मिलता है, किसी किताब में कुछ आंसर मिलता है। तो हम उसे समझते हैं कि एक्चुअल में हमें अपना कॉन्सेप्ट कैसे उन चीज़ों पर क्लियर रखना है। तो सबसे पहले मुगल काल में जब हम देखेंगे, मुगल काल में तो एक तो मुगल शैली, यहीं से प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले मुगल शैली, इसका क्या है, इसके कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। मुगल शैली की जो नींव है वो हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी। नींव हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी, लेकिन शुरुआत हुमायूं के शासनकाल से नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है, इसका क्या कारण है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि जो मुगल शैली है, मुगल शैली जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि मुगल शैली जो है ईरानी और भारतीय कलाओं का मिश्रण है। ईरानी और भारतीय कलाओं का मिश्रण है, यानी दोनों मिलकर के बनती हैं मुगल शैली। हुमायूं के काल में जितने भी चित्र बनाए गए केवल ईरानी प्रभाव था। हुमायूं के शासनकाल में जितने चित्र बने उनमें केवल ईरानी प्रभाव था। क्यों? क्योंकि हिंदू चित्रकार तो कोई था ही नहीं, तो भारतीय शैली का प्रभाव कुछ था ही नहीं उसमें। तो केवल ईरानी शैली का प्रभाव है तो उसको मुगल शैली कैसे कह सकते हैं? तो इसीलिए शुरुआत का श्रेय इन्हें नहीं दिया जाता। फिर इसी पर जब हम आएंगे, शुरुआत की बात करेंगे, तो शुरुआत और विकास, इन दोनों का श्रेय दिया जाता है अकबर को। क्यों दिया जाता है अकबर को, यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद, ये दोनों तो हुमायूं के दरबार से विरासत के रूप में अकबर को मिले ही थे। और इसी के साथ दो और हिंदू चित्रकार, एक दसवंत और एक बसावन, ये आ जाते हैं। तो ये दो ईरानी और दो भारतीय, और मुगल परंपरा में एक ही चित्र पर कई लोग मिलकर के काम करते थे। तो मिलकर के काम किया, इसलिए भारतीय और ईरानी दोनों कलाओं का मिश्रण हो गया। और मुगल शैली किसे कहते हैं? भारतीय और ईरानी कला का सम्मिश्रण। तो इन दोनों का सम्मिश्रण किसके समय में हुआ? अकबर के समय में हुआ। इसीलिए हम भारतीय, तो ये दो भारतीय हो गए, ठीक है, दो ईरानी और दो भारतीय हो गए। इसके बाद आगे देखेंगे तो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल। स्वर्णकाल तो हमें पता ही है, ढेर सारे चित्रकार थे। जहांगीर के समय में स्वर्णकाल हुआ, और जहांगीर की मृत्यु के बाद ही, जहांगीर की मृत्यु के बाद ही हमें मुगल शैली का पतन दिखाई देने लगता है। पतन, सॉरी आगे कर लेते हैं। मुगल शैली का पतन दिखाई देता है। कहां से दिखाई देता है? दिखाई देने लगता है जहांगीर के काल से, सॉरी जहांगीर कह रहे, जहांगीर के खत्म होते ही शाहजहां के काल से। क्यों दिखाई देने लगता है? क्योंकि शाहजहां ने चित्रकला में रुचि दिखाई ही नहीं। तो यहां शैली नहीं है, चित्रकला लिख लेते हैं, मुगल चित्रकला शैली, चित्रकला का पतन दिखाई देने लगता है। पर्सी ब्राउन ने यह बात लिखी भी है। अब यहां से पतन दिखाई देने लगता है, क्यों? क्योंकि शाहजहां की जो रुचि थी वो स्थापत्य में थी और वो चित्रकला पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। फिर इसके बाद अगर आए मुगल चित्रकला का पतन, मुगल
चित्रकला का पतन किसके समय हुआ? तो दिखाई देता है, अगर बात आए तो दिखाई तो शाहजहां के समय में ही देने लगा था, लेकिन हुआ किसके समय? औरंगजेब के समय। क्यों? औरंगजेब कट्टर मुस्लिम शासक था और उसने चित्रकला को इस्लाम विरोधी बता करके चित्रकला को बंद करा दिया था। उसने कहा था आज के बाद इस दरबार में कोई भी चित्र नहीं बनेगा। कहा जाता है अकबर ने जो भित्ति चित्र बनवाए थे उन पर चूना पुतवा दिया था और जो हाथी की मूर्तियां बनाई गई थी उनको तुड़वा दिया था। तो इस प्रकार इस शैली में नींव किसके समय में है, शुरुआत और विकास किसके समय में है, स्वर्णकाल किसके समय में है, पतन किसके समय में दिखाई देता है और किसके समय पतन हो गया, ये बात हमें पता होनी चाहिए। दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तो हुमायूं से शुरू हुआ चित्रण कार्य, क्योंकि बाबर तो युद्धों में ही बिजी रहा। हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद हम देखेंगे तो जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। अब इस पर जब हम बात करेंगे तो हम अब बात करते हैं प्रभाव की। यह भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसके समय में कौन सा प्रभाव था। जब हुमायूं के समय में चित्रण हुआ तो केवल इसके समय बने चित्रों में केवल ईरानी प्रभाव दिखाई देगा। कौन सा? केवल ईरानी प्रभाव दिखाई देगा। अकबर के समय में ईरानी व भारतीय प्रभाव। अब ध्यान देना, ईरानी में दो थे, मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद, और भारतीय में दो, दसवंत और बसावन। दसवंत जयपुर की आराइश पद्धति में काम करता था और जयपुर की आराइश पद्धति किसके समान थी? इटालियन फ्रेस्को के समान। इटालियन फ्रेस्को के समान है। तो इटालियन फ्रेस्को क्या है? यूरोपीय। और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं कि जो बसावन था, बसावन के चित्रों में भी यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। तो जब इन दोनों के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी था तो सीधी सी बात है ईरानी, भारतीय और यूरोपीय तीनों प्रभाव इसमें आ गया, जिसमें ज्यादातर चित्र तो इन्हीं दोनों ने बनाए थे, क्योंकि ज्यादातर ग्रंथ चित्रित किए गए थे। और पोथी चित्रण में कहा यह जाता है कि भाव महत्वपूर्ण होते हैं और भाव अच्छा हिंदू चित्रकार ही बनाते थे, इसीलिए हिंदुओं ने ज्यादा काम किया। तो हिंदू चित्रकारों ने जब ज्यादा काम किया तो इनके जो चित्र हैं उसमें एक तो हिंदू प्रभाव और यूरोपीय प्रभाव ये दोनों दिखेगा और ये कम हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में ईरानी प्रभाव कम हुआ और यूरोपीय प्रभाव शुरू हुआ। ठीक है, किस मुगल शासक के शासनकाल में यूरोपीय प्रभाव शुरू हुआ? तो अकबर के शासनकाल से यूरोपीय प्रभाव शुरू हो जाता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ईरानी प्रभाव इसके समय थोड़ा कम हुआ। जहांगीर के आने पर जो ईरानी प्रभाव था वो पूर्णतः खत्म हो गया, पूर्णतः खत्म हो गया। भारतीय प्रभाव और यूरोपीय प्रभाव दो चीजें बस बची। और इसमें आए कि किसके समय यूरोपीय प्रभाव बढ़ा, तो सर्वाधिक मतलब बढ़ा, अभी सर्वाधिक की बात नहीं करेंगे, शुरू यहां हुआ है बढ़ा यहां पर। क्यों? क्योंकि अधिकांश यूरोपीय चित्रों की प्रतिकृतियां कराई गई थी, यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां बनाई गई थी। यानी कई यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां हुई, तो सीधी सी बात है जब यूरोपीय चित्र बनाए जाएंगे तो यूरोपीय माध्यम में ही बनाए जाएंगे, तो वही प्रभाव दिखेगा। तो इसके समय में बढ़ा, सर्वाधिक प्रभाव हम देखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक नहीं, प्रभाव ज्यादा देखेंगे अकबर से। और ईरानी प्रभाव इनके समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा, केवल भारतीय और यूरोपीय प्रभाव बचा रहेगा। शाहजहां के समय भारतीय के साथ साथ यूरोपीय प्रभाव सर्वाधिक था, यूरोपीय प्रभाव सर्वाधिक था। यानी सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव में जहांगीर से भी ज्यादा शाहजहां के समय में देखने को मिलता है।
क्यों? क्योंकि जहांगीर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, चित्रकार अपने मन से काम करते थे और ज़्यादातर यूरोपीय चित्रण का ही अनुकृति करते थे। तो उसमें कहा जाता है इतना कि छाया प्रकाश के साथ साथ 3D चित्र बनने लगे थे। इतना यूरोपीय प्रभाव शाहजहां के समय में था। सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव शाहजहां के समय में, शुरुआत यूरोपीय प्रभाव का अकबर के समय में, और यूरोपीय प्रभाव बढ़ा किसके समय में था? जहांगीर के समय में। अधिकांश यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां किसके समय में बनाई गई थी? जहांगीर के समय में। तो अगर यूरोपीय प्रभाव की बात आए तो 3 चीजें ध्यान रखनी। यहां से शुरू, इसके समय शुरू हुआ, यहां बढ़ा, यहां सर्वाधिक हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में तो पता नहीं हो गया था, तो वहां तो बात ही नहीं करेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मेन तो यही 3 पर बात होगी। औरंगजेब के शासनकाल से तो पता नहीं हो जाएगा। अब सॉरी, इसमें एक चीज हुई थी ना, यहां पर एक चीज और देख लो। ये जो छाया प्रकाश है, इसको मुगल काल में परदाज कहा जाता था। परदाज। और परदाज 2 तरह से होता था। बिंदी बिंदी करके छाया प्रकाश देना, इसे कहा जाता था बिंदु परदाज। और लाइन लाइन खींच करके शेड करना, उसे खत परदाज कहा जाता था। खत परदाज। तो परदाज क्या है? छाया प्रकाश की एक पद्धति है मुगल काल में, जो 2 प्रकार की थी। एक खत परदाज थी, एक बिंदु परदाज थी। अब आगे हम देखते हैं तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इस पे हाशिए की बात करते हैं। अगर हाशिए से प्रश्न आए तो हाशिए शुरू किसके समय से हुए थे? शुरू अकबर के समय। लेकिन कैसे बनाए जाते थे? सादे हाशिए। यहां पर सुंदर व अलंकृत हाशिए किसके समय बनाए जाते थे? सुंदर, अलंकृत व अनिवार्य रूप से। अनिवार्य रूप से किसके समय में बनाए जाते थे? जहांगीर के समय में। फिर एक और प्रश्न आता है, चौड़े हाशिए। चौड़े हाशिए शाहजहां के समय। चौड़े हाशिए शाहजहां के समय। औरंगजेब के समय की तो बात ही नहीं करेंगे। इसी पर आगे चलते हैं तो व्यक्ति चित्रों की जब बात आएगी, व्यक्ति चित्रों की यानी छवि चित्रों की, तो व्यक्ति चित्रों की जो शुरुआत है, शुरुआत कौन करेगा? अकबर। विशेष स्थान कौन देगा? अकबर। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अकबर खुद अपना चित्र बनाने के लिए घंटों बैठता था। तो विशेष स्थान किसके समय मिलेगा? अकबर के समय में। फिर शुरुआत हो गई सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ, यानी क्वालिटी में और क्वांटिटी में। ये दोनों चीज किसके समय में ज्यादा बनी? जहांगीर के समय में। अच्छे भी बने और ज्यादा मात्रा में बने। ये हो गया सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ चित्र। फिर जहांगीर फिर इसके बाद कौन आ जाता है? तो इस पर तो कोई बात ही नहीं कहेंगे क्योंकि शाहजहां ने चित्रकला पर तो इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो ये 2 चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है। पोर्ट्रेट की जब बात आएगी तो यहां पर जैसे मान लो किसी का चेहरा बनाया गया, तो चेहरे के पीछे जो गोल चक्र बनाते हैं इसे कहते हैं आभा मंडल। तो चेहरे के पीछे आभा मंडल, आभा मंडल देखेंगे हम तो यहां पर हमें अधिकांश, अधिकांश क्या? अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से आभा मंडल देखने को मिलते हैं। तो इतनी चीजें हम देखते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस पर हमसे पूछी जाती हैं और हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो पतन की जब बात आए तो पतन दिखाई देता है, एक प्रश्न पूछेगा। तो पतन दिखाई देने लगता है शाहजहां के काल में, क्योंकि शाहजहां ने तो रुचि ली ही नहीं, इंटरेस्ट लिया ही नहीं। और पतन हो गया पूछे तो पतन हो गया था
औरंगजेब के समय में। तो इतनी बातें आपको कॉन्सेप्ट बेस पर आपका क्लियर होना चाहिए कि किसके समय में क्या था, किसके समय में शुरू हुआ, किसके समय में स्वर्णकाल पर रहा। चलिए, धन्यवाद।